तो हमारा पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक डे का 7वां दिन। आज है 21 जनवरी। कल मैंने गलती से 5वां दिन बोल दिया था, कल था हमारा 6वां दिन, आज है 7वां दिन और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और आज की मैं सबसे पहले आपको टारगेट्स बताता हूँ और इसके साथ ही हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। आज के जो हमारे टारगेट्स हैं उनमें सबसे पहले मैं कवर करूँगा सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, फिर इमरजेंसी कवर करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था यानी कि हाई कोर्ट जुडिशरी वाला जो पूरा चैप्टर वो दोबारा से रिवीजन करेंगे। और परसों जो पढ़ाते हैं पार्लियामेंट वगैरह जो पढ़े थे हमने वो रिवीजन करेंगे। उसके बाद PYQ सॉल्व करेंगे और CSET करेंगे। तो आज के हमारे टारगेट्स हैं, इनको जल्दी से शुरू करते हैं और इनको आज कवर करते हैं। तो आप लोग भी अपने टारगेट्स बनाते रहिए, उनको अचीव करते रहिए और प्रीलिम्स के लिए तरफ अपना एक कदम बढ़ाते रहिए। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में है। आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 293 तक इसके प्रोविजंस हमको मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप PYQs उठा के देखेंगे तो इतने क्वेश्चंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है वो आप डिसाइड करेंगे PYQs के अकॉर्डिंग। तो PYQs के अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और कई जगह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपको इनका रेफरेंस मिलता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन में ये चीज़ दी हुई है। टेस्ट सीरीज में आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे। तो इस चैप्टर से आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है, कैसे वर्किंग होती है, कहाँ सेंटर थोड़ा डोमिनेट कर जाता है। जैसे हम आर्टिकल 257 की बात करें तो अगर स्टेट सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है तो सेंटर वहाँ पर एक्शन ले सकता है। तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों चीज़ों की जो आर्टिकल्स आपको मिलेंगे वो भी सेंटर स्टेट रिलेशन में मिलेंगे। 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, एक लेजिस्लेटिव पावर्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एक फाइनेंशियल पावर्स। आप जहाँ पर ध्यान देना है तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। एज अ UPSC एस्पिरेंट सबसे पहले आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि हम अगर फर्स्ट आर्टिकल की बात करें, सेंटर और स्टेट के बीच में जो क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक है, यानी कि सेंटर की जो जुरिडिक्शंस है वो किन एरियाज़ तक है, जो स्टेट की जुरिडिक्शंस है वो कहाँ तक है। क्या जो स्टेट है वो अपने जो टेरिटरी है स्टेट की उससे बाहर भी लॉज उनके अप्लाई होते हैं या नहीं होते। आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग आपको ये बात ज़रूर से नोट करनी है कि किन कंडीशंस में सेंटर के लॉ एप्लीकेबल होते हैं स्टेट्स के ऊपर भी, वो चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो स्पेशल एरिया जैसे शेड्यूल ट्राइबल्स एरियाज़ हैं और कुछ स्टेट्स हैं अपने, जैसे असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, इन स्टेट्स में गवर्नर को स्पेशल पावर मिलती है जहां वो जो पार्लियामेंट है उसके लॉज को रोक सकता है और उन्हें वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंगली वहाँ पर अप्लाई करवा सकता है। ये कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई गवर्नर्स को। और प्रेसिडेंट को भी ये पावर है कि वो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं उन एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पर लागू नहीं होंगे। उन डिफरेंसेस को याद करना है हमको, क्योंकि डिफरेंसेस हम ज़्यादा भूलते हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हम नहीं भूलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि जो प्रेसिडेंट है वो 5 जो अपने यूटीज़ हैं वहाँ पर शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। जैसे कौन कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव और लद्दाख। इनको याद रखना है। इसमें दिल्ली नहीं है, पुदुचेरी नहीं है, JNK नहीं है। ऐसे ही गवर्नर को पावर मिली हुई असम के लिए। असम के जो ऑटोनोमस एरियाज हैं वहाँ पर गवर्नर वहाँ पर एम्पावर है, उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। वहाँ पर वो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो लॉज हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वो खुद डिसाइड करेगा। 7th शेड्यूल के लिए जो आर्टिकल है वो 246 है, याद रखना। एक डिफरेंस याद रखिएगा, संवर्ती जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट से ऊपर है, यानी कि उसकी जो वरीयता की बात करें तो ज़्यादा पावर जिसको मिली हुई है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। आर्टिकल 249 सभी को याद होता है कि जो असाधारण परिस्थिति होती हैं वहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर आप खुद को कर सकती है, यानी कि राज्यसभा के थ्रू पार्लियामेंट खुद को एम्पावर कर सकती है स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने के लिए। वहाँ पर 3-4 चीज़ें दी हुई हैं, जैसे जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे, यानी कि जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनका 2/3 मेजोरिटी के थ्रू, तो वहाँ पर लॉ बना सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो वहाँ पर लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 250 है। आर्टिकल 251 की बात करें तो राज्यों के अनुरोध पर इस अवस्था में लॉ बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य बात करें अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के लिए बना सकते हैं। और अगर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ पर पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं।
कंकरेंट लिस्ट के बारे में याद रखनी है कि लॉ बनाने की जो पावर है वो सेंटर में है। मोस्टली जनरली क्या होता है कि लॉ बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल में होती है, उसके एग्जीक्यूशन की पावर स्टेट की है। तो यानी कि लॉ बनाए सेंटर, एग्जीक्यूशन करे स्टेट। तो स्टेट इसको एज अपनी ऊपर थोपी हुई शक्तियाँ बताते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाले में आर्टिकल 311 याद रखिएगा जो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में है। 256 बताता है सेंट्रल स्टेट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें, और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा हुआ है 256 में। आर्टिकल 312 के अंडर राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज का नया गठन कर सकती है। 263 के अंदर अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया गया है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, बट जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, रीजनल काउंसिल्स होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। उनके जो अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंशियल वाले में याद रखिएगा 280 जो फाइनेंशियल कमीशन है। दूसरी चीज़ है कि जो टैक्सेस का जो बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कैसे होता है, कौन कौन से टैक्सेस सेंटर अपोज करता है और जिनको कलेक्ट स्टेट करता है, तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो हमको याद होनी चाहिए विद आर्टिकल। एक एंड में जो कमीशन दिए हुए, जैसे सरकारी आयोग है, राजमन्नार कमेटी है, आनंद प्रसाय प्रस्ताव है, इनमें से आप इनकी टाइमलाइन याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि राज्यपाल के बारे में है, कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो सजेशंस देती हैं, रिकमेंडेशन दिए हैं उन्होंने, क्योंकि यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। तो हमारा पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेंटर स्टेट रिलेशंस खत्म हो चुके हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, थोड़ा फैक्चुअल चैप्टर था, इसके अंदर आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ज़्यादा। हम बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर इंटर स्टेट रिलेशंस पे। चलिए शुरू करते हैं। इंटर स्टेट रिलेशंस वाले में ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, आपको आर्टिकल 2 याद रखने हैं। 262 और 263 क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं है। ये इंटर स्टेट रिलेशंस जो है वो फेडरेशन यानी कि फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 262 है, जहाँ पर संसद को कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। बोर्ड बना सकती है, जैसे उसने बोर्ड बनाए भी हैं, जैसे नदी बोर्ड एक्ट 1956 है, और ISWA यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटीज उसने बनाई है 1956 के अंतर्गत। इन्हें बनाता कौन है? संसद। अंतर्राज्यीय परिषदों को स्थापित कौन करता है? राष्ट्रपति। सब कुछ राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषदों के कर्तव्य, इनके संगठन और प्रक्रियाओं को परिभाषित कर सकता है। जो इंटर स्टेट जो काउंसिल्स होती हैं, उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो रिकमेंडेशन है, वो केवल एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़, मैंडेटरी नहीं है। यूपीएससी से फंसाता है कभी कि इसकी बाध्यकारी है, ये बाध्यकारी नहीं है, आपको अटेंशन पे करनी है अपनी। एक अंतर्राज्यीय जो व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड जो आर्टिकल है संविधान के भाग 13 में, आर्टिकल 301 से 307 तक, ये इंपॉर्टेंट है। हम काफ़ी बार इनको इग्नोर कर देते हैं, वहाँ इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे यदि किसी राज्य की सीमा पर या पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। यानी कोई भी स्टेट अपनी टेरिटोरियल जो बाउंड्री है उसके बाहर जो इंटर स्टेट जो ट्रेड करता है अदर स्टेट के साथ में, उसको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अगर ऐसा कोई भी काम वो करता है, लॉज लेके आता है, उसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। ऐसे प्रोविजन से याद रखने हैं आपको। अगर प्रतिबंध लगाना भी है तो प्रतिबंध कौन लगाएगा? ये लगाएगी संसद। जैसे संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य से दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी एक स्टेट को आपने प्रायोरिटी दे दी और दूसरे स्टेट को थोड़ा नीचे कर दिया, ऐसा नहीं। आपको इक्वलिटी मेंटेन करनी है, बायसनेस नहीं दिखानी है। पार्लियामेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कीजिए। एंड में जो क्षेत्रीय परिषदें वाले जो टॉपिक है उसमें याद रखिएगा कि इसे संसद के एक अधिनियम से बनाया गया है, अंडर दी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। क्यों बनाया गया है? देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र एवं संचार के साधन, सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंध तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। टोटल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। CDS 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से किस स्टेट को किस जोनल काउंसिल के अंदर रखा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखिएगा कि जैसे जो नॉर्दर्न जोनल जो काउंसिल है उसके अंदर पंजाब आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, दिल्ली आता है, चंडीगढ़ आता है, जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है। इसके अंदर यूपी नहीं आता है, उत्तराखंड नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मेरा इंटर स्टेट रिलेशंस वाला जो गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इमरजेंसी के ऊपर। इमरजेंसी को जल्दी से जल्दी खत्म करने की ट्राई करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, तो थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना है इसको। इसके आर्टिकल्स के प्रोविजन सारे याद रखने हैं। लास्ट में चैप्टर आता है इमरजेंसी प्रोविजन वाला,
कन्फ्यूजिंग चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसके आर्टिकल्स याद रखने हैं सारे, इसके प्रोविजंस याद रखने हैं, फंडामेंटल राइट्स पर इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, स्टेट से रिलेशंस किस टाइप के हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। किन किन कंडीशंस में लगता है, किन कंडीशंस में हट सकता है, लोकसभा की क्या पावर है, राज्यसभा की क्या पावर है। ये इन चीज़ों को नोट्स बना लीजिए, चाहे कुछ भी करिए पर आपको याद होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, याद होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक और पार्ट 18 है, पार्ट्स को याद रखिएगा। यूपीएससी सीधे कुछ न पूछ लेता है कि पार्ट 3 के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, याद रखिएगा। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज इसके अंदर याद रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर याद रख, चाहे वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि 42 में बहुत सारी चीज़ें की गई थी, 44th में उनको सुधारा गया था। तो ध्यान रखिएगा 44th उसके अंदर सुधारने वाला है। तो 352 कब लगता है, 352 लगता है वास्तविक युद्ध हो जाए, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी लग सकता है। यानी कि सशस्त्र विद्रोह वाली जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44th के अकॉर्डिंग 1978 में जोड़ा गया था। पहले क्या था, आंतरिक अशांति। तो इसके ऊपर उन्होंने माना कि इसको चेंज करना ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो लगा सकता है। आंतरिक शांति की कोई डेफिनेशन नहीं थी, डिफाइन नहीं किया गया था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको आर्टिकल 352 के बारे में। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है और उसको जब उठाने की बात आती है तो उसको उठाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और लोकसभा उसे पारित करके हटा सकती है या राष्ट्रपति हटा सकता है सीधा बिना किसी लोकसभा में पेश किए। बट राज्यसभा का इसके अंदर रूल नहीं है, राज्यसभा इसमें काफ़ी उसकी पावर लो है, तो लोकसभा की वर्चस्व यहाँ पर है। एक ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट वर्ड का जो यूज है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आर्टिकल 352 के अंदर किया गया और कहीं भी कैबिनेट शब्द का यूज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 बताता है कि 1 मंथ के अंदर उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। उसके बाद ये 6 मंथ लगा रह सकता है। उसके बाद इसको आप कितने टाइम तक बढ़ा सकते हैं, 6 महीने करके। पहले ये 1 साल था, इसको 44 में यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 6 मंथ किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मेजोरिटी जो है कि किस मेजोरिटी के थ्रू इसको हटा सकते हैं। मेजोरिटी है सिंपल मेजोरिटी, पास करने वाला भी सिंपल मेजोरिटी। एक इसके इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा कि स्टेट पर क्या इम्पैक्ट होते हैं और कैसे पावर्स का सेंट्रलाइजेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर। क्या स्टेट की जो काउंसिल मिनिस्टर है ये सरकार को गिरा देते हैं, नहीं गिराते हैं, वो आप कंपेयर करिएगा दोनों जो आर्टिकल 352 और 356 है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल 358 और 359 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, 19 कब हटता है, 19 कब नहीं हटता है, और जो अदर आर्टिकल्स हैं वो कैसे हटते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमको याद रखनी है। एक जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके बेसिक प्रोविजन याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि अगर एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया तो उसको बार बार अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है कि 6 महीने में बढ़ाओ बार बार वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो जाता है। जब तक पार्लियामेंट उसको वापस ना ले ले तब तक, या राष्ट्रपति उसको वापस ना ले ले तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत जो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरीज भी कम की जा सकती हैं। भले ही वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज हैं, फिर भी हम उनकी सैलरीज कम कर सकते हैं, राष्ट्रपति कम कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को हमें ऐसे कवर करना है। तो एट दी एंड हमारा इमरजेंसी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। और इमरजेंसी वाले चैप्टर में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग टर्म्स थी कि पार्लियामेंट कब प्रेसिडेंट को पावर देती है या फिर प्रेसिडेंट इंडिविजुअली कब एम्पावर हो जाता है। तो ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग टर्म्स थे, उनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन इमरजेंसी वाला चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको ढंग से करना है आपको। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद PYQs ट्राई करते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। PYQs को जरूर सॉल्व करिए। PYQs आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, इनके बिना आप नहीं चल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर से लाइक करिए और शेयर करिए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे ले रहा हूँ विदा। और ये मेरा चल रहा है CSET का सेशन। CSET को खत्म करने के बाद मैं अपना दिन कर देता हूँ पूरा और फिर हम सुबह से चालू करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉलिटी बहुत जल्दी कवर होने वाली है। तो अपने टारगेट्स बनाते रहिए, उन्हें अचीव करते रहिए और एक कॉन्फिडेंस बना के रखिए, मोटिवेशन रखिए। इंटरनल मोटिवेशन ही आपको आगे लेके जाएगा। जो बाहरी मोटिवेशन से जो बाहर आप लेते हैं, चाहे गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, उनसे जो मोटिवेशन लेते हैं वो मोटिवेशन आपको लंबे टाइम तक सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन बनाइए, अपना एक गोल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार,
तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।